क्या आप संग्रामवर्धन नाम के किसी दंतवेश को पहचानती हैं? ये सुनते ही बुढ़िया की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, अरे बेटा, भला मैं उन्हें कैसे नहीं जानूंगी। मैं तो वर्षों तक उनकी दाई रही हूँ। मैंने ही उनकी बेटी पद्मावती को अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया है। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे पद्मावती की सेवा और देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया है। पर सच कहूँ तो मैं रोज वहाँ नहीं जा पाती। बुढ़िया की दुख भरी कहानी सुनकर मंत्री पुत्र ने उसे हौसला बढ़ाया। उसने अपने कीमती वस्त्र और कुछ स्वर्ण मुद्राएं उस बुढ़िया को दे दी। उपहार पाकर बुढ़िया बहुत खुश हो गई। तब बुद्धि शरीर ने उसे अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, माता, आप हमारी अपनी माँ जैसी हैं। हमारा एक बहुत ही जरूरी और गुप्त काम कर दीजिए। आप राजकुमारी पद्मावती के पास जाइए और उनसे कहिए कि जिस राजकुमार को उन्होंने उस वन के सरोवर पर देखा था, वो उनसे मिलने की तड़प में यहाँ तक चला आया है। उसने अपने प्रेम का संदेश आपके माध्यम से भेजा है। बुढ़िया को लगा कि ये तो बहुत पुण्य का काम है और उसे भविष्य में और भी उपहार मिलेंगे, इसलिए वो तुरंत तैयार हो गई। वो लाठी टेकती हुई राजमहल पहुंची और राजकुमारी के कान में वो संदेश दे दिया। लेकिन जब वो वापस लौटी तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो रो रही थी। राजकुमार और मंत्री पुत्र ने घबराकर पूछा, क्या हुआ माता? राजकुमारी ने क्या कहा? बुढ़िया बिलखते हुए बोली, हाय, मैं तो लुट गई। मैंने जब तुम्हारा संदेश उसे दिया तो वो आग बबूला हो गई। उसने मुझे बहुत भला बुरा कहा और चिल्लाकर बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू किसी परदेसी का संदेश मेरे पास लाई है। उसने अपने दोनों हाथों में कपूर लगाया और मेरे दोनों गालों पर जोर जोर से थप्पड़ मार दिए। उसने मुझे महल से बाहर निकलवा दिया। देखो बच्चों, मेरे गालों पर उसकी उंगलियों के लाल निशान अभी भी साफ दिख रहे हैं। ये सुनकर राजकुमार वज्रमुकुट के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि पद्मावती उसे भूल चुकी है या वो उससे नफरत करती है। वो बहुत उदास होकर बैठ गया। लेकिन मंत्री पुत्र बुद्धि शरीर जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने राजकुमार को एकांत में ले जाकर कहा, मित्र, तुम बेकार में दुखी हो रहे हो। सच तो यह है कि राजकुमारी ने तुम्हें एक और गुप्त संकेत भेजा है। उसने बुढ़िया को जो थप्पड़ मारे और उसके गालों पर जो सफेद कपूर की उंगलियों के निशान छोड़े, उसका गहरा मतलब है। उसने अपनी 10 उंगलियों से यह बताया है कि अभी शुक्ल पक्ष की 10 चांदनी रातें चल रही हैं। इन रातों में उजाला बहुत होता है, इसलिए मिलना खतरनाक है। वो चाहती है कि तुम इन 10 रातों के बीतने का इंतजार करो। राजकुमार को अपने मित्र की बुद्धि पर बड़ा गर्व हुआ। वे दोनों अगले 10 दिनों तक उसी बुढ़िया के घर में रहे। बुद्धि शरीर ने बाजार जाकर अपना कुछ और सोना बेचा और उन पैसों से बुढ़िया के लिए और अपने लिए बेहतरीन भोजन का प्रबंध किया। बुढ़िया भी उनकी सेवा पाकर बहुत प्रसन्न थी। 10 दिन बीतने के बाद बुद्धि शरीर ने फिर से बुढ़िया को राजमहल भेजा। बुढ़िया पहले तो डर रही थी, पर अच्छे भोजन और पैसों के लालच में वो फिर से तैयार हो गई। इस बार जब वो लौटी तो वो पहले से भी ज्यादा सहमी हुई थी। उसने बताया, आज मैं जब उसके पास गई और तुम्हारी याद दिलाई तो वो चुपचाप खड़ी रही। फिर अचानक उसने बहुत गुस्सा दिखाया और मेरी छाती पर अपनी 3 उंगलियों से प्रहार किया। उसने फिर से मुझे वहां से भगा दिया। राजकुमार फिर से शंका में डूब गया, पर बुद्धि शरीर ने हंसते हुए कहा, मित्र, अब तो खुशखबरी है। उसने अपने हृदय पर 3 उंगलियों के निशान बनाकर यह सूचित किया है कि उसे मासिक धर्म है और वो अगले 3 दिनों तक शुद्ध होने के लिए महल के अंदर ही रहेगी। 3 दिन बाद तुम उससे मिल सकोगे। 3 दिन और बीत गए। मंत्री पुत्र ने बुढ़िया को तीसरी बार भेजा। इस बार पद्मावती का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। उसने बुढ़िया का बहुत स्वागत किया, उसे अपने हाथों से स्वादिष्ट पकवान खिलाए और पूरा दिन उसे हंसाया खिलाया। शाम को जब बुढ़िया वापस आने लगी तो अचानक महल के बाहर भयंकर शोर मच गया। चिल्लाने की आवाजें आने लगीं, भागो भागो, राजा का पागल हाथी जंजीरें तोड़कर बाहर आ गया है। वो रास्ते में आने वाले हर इंसान को कुचल रहा है। पद्मावती ने घबराकर बुढ़िया से कहा, माता, बाहर जाना जान जोखिम में डालना है। वो पागल हाथी तुम्हें मार डालेगा। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ रात भर रुकने भी नहीं दे सकती। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें रस्सियों से बंधी एक झूले पर बैठाकर इस खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतार देती हूँ। वहां से तुम पेड़ के सहारे 4 दीवारी फांदकर अपने घर चले जाना। बुढ़िया उसी रास्ते से घर पहुंची और उसने सारी आप बीती सुनाई। मंत्री पुत्र उछल पड़ा और बोला, मित्र, यही तो वो रास्ता है जो उसने तुम्हारे लिए बनाया है। उस पागल हाथी का शोर शायद महज एक बहाना था या संयोग, लेकिन पद्मावती ने तुम्हें महल में घुसने का सुरक्षित रास्ता दिखा दिया है। आज रात तुम उसी खिड़की के रास्ते अपनी प्रिया के पास जाओ।
राजकुमार वज्र मुकुट का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो रात होने का इंतजार करने लगा। बुद्धि शरीर की बात सुनकर राजकुमार वज्र मुकुट की नस नस में उत्साह दौड़ गया। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया और पूरी नगरी सो गई, राजकुमार ने शस्त्र धारण किए और दंतवेश के महल की पिछली दीवार की ओर बढ़ चला। बुढ़िया के बताए रास्ते के अनुसार वो सावधानी से चार दीवारी पर चढ़ा और नीचे बने खूबसूरत बगीचे में कूद गया। वहां उसे वही खिड़की दिखाई दी जहां से रस्सियां से बंधी हुई पीढ़ी यानी झूला लटक रही थी। ऊपर छज्जे पर राजकुमारी की खास दासियां खड़ी होकर बेसब्री से राजकुमार का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही राजकुमार उस पीढ़ी पर बैठा, दासियों ने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लिया। खिड़की के अंदर कदम रखते ही राजकुमार के सामने वो दृश्य था जिसकी उसने कल्पना की थी। राजकुमारी पद्मावती साक्षात स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। उसका चेहरा पूर्णमासी के चांद की तरह चमक रहा था। पद्मावती भी राजकुमार को अपने सामने देख भावुक हो गई। दोनों का मिलन अत्यंत सुखद था। राजकुमार ने वहीं गांधर्व विधि से राजकुमारी के साथ विवाह किया और कई दिनों तक उसी के कक्ष में छिपा रहा। कई दिन सुखपूर्वक बीतने के बाद एक रात राजकुमार को अपने मित्र बुद्धि शरीर की याद आई। उसने पद्मावती से कहा, प्रिय, मेरा वो मित्र बुद्धि शरीर जिसकी वजह से आज मैं तुम्हारे पास हूँ, वो बेचारा उस बुढ़िया के घर में अकेला है। मुझे एक बार जाकर उसकी खैरियत लेनी चाहिए। मैं उससे मिलकर तुरंत वापस आ जाऊंगा। पद्मावती ने बड़े प्यार से पूछा, आर्यपुत्र, ये तो बताइए कि मेरे वे कठिन इशारे आपने खुद समझे थे या बुद्धि शरीर ने? राजकुमार ने बिना कुछ सोचे कह दिया, सच तो ये है प्रिय कि मैं तो कुछ भी नहीं समझ पाया था। ये सब मेरे बुद्धिमान मित्र बुद्धि शरीर की ही देन है। उसी ने हर संकेत का सही अर्थ निकाला था। ये सुनकर पद्मावती के मन में एक अजीब सा डर और ईर्ष्या पैदा हो गई। उसने सोचा, ये मंत्री पुत्र तो बहुत ज्यादा चतुर है। अगर ये राजकुमार के साथ रहा तो राजकुमार हमेशा उसकी बुद्धि के अधीन रहेगा और शायद मेरा प्रभाव कम हो जाए। लेकिन उसने बाहर से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, वो तो मेरे भाई जैसा है। आपने ये बताने में देर कर दी। मुझे तो सबसे पहले उसका सत्कार करना चाहिए था। पद्मावती ने राजकुमार को जाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन उसके मन में एक काली योजना पक रही थी। राजकुमार उसी रात खिड़की के रास्ते अपने मित्र के पास पहुंचा और उसे सारी बातें बताई। बुद्धि शरीर ने जब सुना कि राजकुमार ने उसके बारे में सब कुछ सच बता दिया है तो वो थोड़ा गंभीर हो गया। उसने भांप लिया कि अब खतरा बढ़ गया है। अगली सुबह स्नान आदि करने के बाद जब दोनों दोस्त बातें कर रहे थे, तभी पद्मावती की एक सखी वहां पहुंची। उसके हाथ में सुंदर थाल था जिसमें पान और ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान, लड्डू और मिठाइयां रखे थे। सखी ने कहा, मंत्री पुत्र, हमारी स्वामिनी ने आपकी कुशलता पूछी है और आपके लिए ये विशेष जलपान भेजा है। वे राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही हैं। ये कहकर सखी तेजी से वहां से चली गई। सखी के जाते ही बुद्धि शरीर ने मुस्कुराकर राजकुमार से कहा, बच्चों की कल्पना और रचनात्मकता बढ़ाने के लिए हमारे कलर्ड स्टोरी बुक और कलरिंग बुक ऑर्डर करने के लिए Amazon लिंक डिस्क्रिप्शन में है।